गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट किया जाए तीसरी लेक्चर को। पहला दूसरा लेक्चर कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? नो सर। पक्का आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस सर। ओके, एटॉमिक नंबर आप लोगों ने सबका मतलब आप लिखना सीख लिया होगा और सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आई होप आप लोग लिख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है आप लोगों को? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लेक्चर नंबर 3 तो आगे ले चला जाए। देखो, आज की क्लास में हम लोग वो सारी चीज पढ़ेंगे जिनसे काफी क्वेश्चन सेट होते हैं। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा जी, मेंस में, नीट के एग्जामिनेशंस में काफी क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है पीरियडिसिटी। अब पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है वो रहने दो, पहले एक एग्जाम्पल देखो, फिर पीरियडिसिटी खुद ब खुद समझ आएगा। देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। मैंने कितना ऐड किया बेटा? 8। 8। अब देख, हीलियम से नियॉन गए हैं तो मैंने कितना ऐड किया? 8। अब ध्यान से देखना कि लिथियम और सोडियम जो है वो कौन मेटल्स है? एल्कली मेटल्स, है ना। तो मतलब 8 एलिमेंट के बाद एक और एल्कली मेटल आया। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 8 एलिमेंट के बाद एक और नोबल गैस आ जा रहा है। इधर फिर देख रहे हैं कि भैया चलो इधर 8 ऐड कर रहे हैं, तो फिर 8 ऐड करने पे एक और एल्कली मेटल आई। इधर भी मैं 8 ही ऐड कर रहा हूं तो एक और नोबल गैस आई। तो ये खेल जो है पूरी पीरियडिक टेबल में आपको दिखेगा। जैसे कि आप देख लो बेटा, मैग्नीशियम, ओके, ये लो बेरिलियम, ओके। तो बेरिलियम हो गया आपका 4, तो आपने ऐड किया 8 तो आ गई 12, है ना। एल्कलीन अर्थ मेटल वाली ग्रुप आ गई। और यदि मैं दोबारा 8 ऐड करता हूं तो फिर और एक एल्कली अर्थ मेटल आ जाएगी, है ना। अब देखो, मैं फिर 18 ऐड किया, तो 2 बार 8 ऐड किया तो एल्कली मेटल्स आ रहे थे, 2 बार 8 ऐड किया तो नोबल गैस आ रहे थे। तो पीरियडिक टेबल में ये पूरी खेल देखने को मिलती है कि 8 8 18 18 और 32 के डिफरेंस पे हमें सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट मिल जाता है, ओके। इसी कहानी को हम लोग बोलते हैं पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है? एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब लिथियम के बाद यदि 8 एलिमेंट हम जोड़े तो सोडियम आ गया भैया, फिर 8 एलिमेंट जोड़े पोटासियम आ गया, फिर 18 जोड़े रुबिडियम आ गया, फिर 18 सीजियम आ गई, फिर फ्रांसियम आ गए। मतलब क्या, एक रेगुलर इंटरवल पे एक ही प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट होते हैं। इस कहानी को बोला जाता है पीरियडिसिटी, ओके। इस कहानी को बोला जाता है पीरियडिसिटी। अब देखिए, पीरियडिसिटी मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज एक ग्रुप में रहता है ना। एक ग्रुप में क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज रहता है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए मैं ग्रुप 1 एलिमेंट का बात करूं, तो बच्चा मुझे ग्रुप 1 एलिमेंट के नाम बता दो तो जल्दी जल्दी फटाफट। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। वेरी गुड। एलिना का रिबन
ने फारा, हाँ बहुत तरीके से याद किए जाते हैं इसको। अब देखो नीचे लिखा नहीं रहा, रहने दो। हेलिना का रिबन किसने तक, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s1, मैं बैलेंस 4s1, 5s1, 6s1। मतलब क्या है, ग्रुप 1 में कोई भी मेटल है उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। 1। और आप सभी को मालूम है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही तो डिपेंड करती है। लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी पे तो केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। ओके, तो हम लोग यदि किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को उठा ले, चलो मैं ग्रुप 17 ही उठा लेता हूँ। ओके, ग्रुप 17 का देखते हैं आप लोग, मुझे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता पाते हो कि नहीं। फ्लोरीन का बताना तो क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे नहीं। 2s2 2p5। वेरी गुड, 2s2 2p5। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 7। क्लोरीन का? 3s2 3p5। 3s2 3p5। बहुत सही, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन की 4s2 4p5, आयोडीन की 5s2 5p5, उसी प्रकार एस्टेटीन की 6s2 6p5। तो कहानी ये देखने को मिल रहा है कि ग्रुप 17 में भी तो सेम ही कहानी है यार, कि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सबके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन सबको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, बताना मुझे। 1। 1। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं? तो 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो सबकी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती है आउटर मोस्ट सेल में, और वही रीजन होता है पीरियडिसिटी का, सिमिलर प्रॉपर्टी आ रहे हैं। ओके, अब हम लोग इन डिटेल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ने हैं कि एक ग्रुप में एटॉमिक रेडियस किस तरह वेरी करेगा। अब देखो ये मत बोल देना कि प्रॉपर्टी सेम रहता है, सेम नहीं रहता, सिमिलर रहता है। ओके, मिलता जुलता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे कि एटॉमिक रेडियस हो गया, रिएक्टिविटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे नए टर्म आप सुन रहे होंगे। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस तरह ये सारे प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर ग्रुप में या एक पर्टिकुलर पीरियड में चेंज होती है या बढ़ती है या डिक्रीज होती है, ये सारे हम लोग देखते हैं। अब देखो सिंपल भाषा में ये लिखा हुआ, तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखोगे तो देखो, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस सेल में। ओके, अच्छा एक चीज आप गौर करना, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 शेल आ रहे हैं, तो बच्चा वो कौन से पीरियड में होगा वो एलिमेंट? सेकंड। है ना, नंबर ऑफ सेल्स, मतलब जितने सारे सेल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 सेल्स हैं, तो 6 पीरियड में वो एलिमेंट है, बात खत्म। ओके, चलो देखो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एकदम न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए, कभी नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा इस टॉपिक को, कभी नहीं पढ़ा होगा। ओके, नई टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, कभी जूनियर क्लास में इस चीज की डिस्कशन भी नहीं होती है। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियर चार्ज की कितनी फीलिंग मिल रही है। ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात को? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस की चार्ज का कितना फीलिंग मिल रहा है। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हम लोग अभी क्लासरूम में हैं, चलो मान लीजिए आप लोग सब क्लासरूम में आ गए हैं और मैं स्टेज पे पढ़ा रहा हूँ, ये वाला स्टेज है।
यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द स्टेज, यहाँ पे मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये अलग अलग डेस्क और टेबल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताना, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज जितनी तेजी से पहले रो वाले बच्चे को सुनाई देगा, क्या सेम तेजी से लास्ट रो वाले बच्चे को सुनाई देगा? No, sir. No, sir. नो तो सर। वॉल्यूम कम हो जाएगा मेरा लास्ट बच्चा को जितना सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो बात यहाँ पे ये आ रही है, ठीक उसी प्रकार मान लो ये न्यूक्लियस है और इसमें 10 प्रोटॉन है, ओके। प्रोटॉन के ही कारण अट्रैक्शन आता है, 10 प्रोटॉन है। एक पल के लिए मैं मानता हूं जो सबसे सामने वाला इलेक्ट्रॉन है इसको 10 प्रोटॉन की चार्ज की फीलिंग मिल रही है, ओके। बट ये जो लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है इसको हो सकता है मानो कि 8 ही प्रोटॉन की चार्ज की फीलिंग मिल रही है, ओके। मैं इसी के बारे में भी जिक्र कर रहा हूँ। किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज बंद कीजिए। देखो ध्यान से, अब मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको 8 प्रोटॉन की चार्ज की फीलिंग मिल रही है। टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो था वो 10 के कारण था, उसमें कितना घटाव आया? 2 की घटाव आ गई, ओके। ये जो 8 मैंने लिखा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फीलिंग मिल रहा है न्यूक्लियस के चार्ज का, उसको हम लोग बोलेंगे जेड इफेक्टिव। समझ गए? जेड इफेक्टिव। ऐसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ऐसे भी लिखा जाता है जेड इफेक्टिव, EFF। और जेड इफेक्टिव का मतलब यही होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना न्यूक्लियस का चार्ज का फीलिंग हो रहा है। तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू, जेड मीन्स टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है? इसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और इसको अब यहाँ फिलहाल तो मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलूंगा, इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट क्या होता है कि कितना डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब कितना डिक्रीमेंट हुआ है न्यूक्लियर चार्ज में, ओके। और जेड इफेक्टिव क्या होता है? कितनी चार्ज की फीलिंग मिल रही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखो एक्चुअली क्या होता है कि आप बोलोगे कि सर क्यों इसको कम, मतलब जो लास्ट रो में बच्चा बैठा उसको क्यों कम सुनाई दे रहा है? तो रीजन तो एक डिस्टेंस है, दूसरा रीजन ये भी है कि बच्चे बैठे हुए हैं तो उससे टकरा के आगे बढ़ रहा है मेरा आवाज। मतलब ये जो बच्चे बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरे आवाज को थोड़ा रोक रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, उससे टकरा रहा है फिर आगे बढ़ रहा है। समझ के बात? तो रीजन यही होता है, एक तो डिस्टेंस होता है, दूसरा कि जो आगे में रोज में बच्चे बैठे हुए हैं वो थोड़ी चार्ज को फिल्टर करते हैं, या बोलो आवाज को फिल्टर करते हैं, ओके। तो जेड इफेक्टिव समझ आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। आयुष कुछ मत लिखना बेटा। जेड इफेक्टिव मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज की कितनी फीलिंग मिलती है, ओके। स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट मतलब कितना कम करता है। गॉट इट? चलिए वही देख लो कि अट्रैक्टिव फोर्स में कितना डिक्रीमेंट होता है, ओके। जो वैलेंस सेल को फील होती है उस डिक्रीमेंट को बोला जाता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और इस पूरे फिनोमेनन को बोला जाता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके। अब ये क्यों होता है? ऑब्वियस सी बात है, ये जो कहानी होती होगी ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होती होगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो ये कहानी नहीं होता, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको माना जा सकता है न्यूक्लियस की चार्ज की पूरी फीलिंग मिल रही है। बट एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहती है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो एक तो रिपल्सन भी होने लगता है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है तो और इसको उधर खेलता है कि नहीं? अट्रैक्टिव फोर्स रहती है तो साथ में रिपल्सिव फोर्सेस भी रहती है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है तो और दूर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन किस में होगा? जिसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये कहानी देखी गई है
जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी रहते। ओके, तो उस रिपल्सिव फोर्सेस के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर भागता है वैलेंस वाला, जिसके चलते क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, वो थोड़ा गिर जाता है। जैसे कि देख लो, लिथियम में 3 होते हैं ना बेटा, 3 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मात्र 1.28 का फीलिंग मिलता है। ओके, जेड इफेक्टिव मतलब इतनी की फीलिंग मिल पाती है। 4 है तो 1.91 का, ऑक्सीजन का 8 है तो मात्र 4.45 का। ओके, गॉट इट। तो ये ध्यान में देखना है। अब एक चीज में बहुत बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जेड इफेक्टिव, और इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चा। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है कि इसको कितना फीलिंग चार्ज का मिल रहा है, और इसका मतलब होता है कि कितना घटा। ओके, मतलब कितना कम किया, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन सब है ना, ये सब कितना कम कर दिया। ओके, 2 कम किया है। अब इसी पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं। अब देखो, थोड़ा सा मैंने अच्छे से इसको लिख दिया है। टोटल न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड मान लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कभी कभी जेड स्टार से भी डिनोट किया जाता है, या जेड इफेक्टिव लिखी जाती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट। ओके, चलिए, अब ये किस पे डिपेंड करती है। मुझे एक बात बताना कि जो लास्ट रो में बच्चा बैठा हुआ है और स्टार्टिंग में बीच में 2 टेबल लगे हुए थे, 2 टेबल में बच्चे बैठे हुए थे, मैं बीच में 10 टेबल लगा देता हूं, तो पीछे वाले बच्चे को और ज्यादा आवाज सुनाई देने लग जाएगा कि और कम सुनाई देगा? कम सुनाई देगा। कम तो मतलब बोलने का क्या है कि यदि नंबर ऑफ इनर सेल्स, मतलब ज्यादा सेल है बीच में, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बीच में, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सिग्मा होता है, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? कम, ज्यादा कम करेगा, करेगा कि नहीं? यस सर। नहीं? और ज्यादा कम करेगा तो मतलब उसको जो फीलिंग मिलेगा वो कम मिलेगा। देखो, ये कंफ्यूज मत होना, ये वाला चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत बच्चे गलत आंसर देते हैं इसको, सिर्फ सिंपल कंफ्यूजन के कारण। सिग्मा का वैल्यू देखो, ये ध्यान से, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो सिग्मा का वैल्यू बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। समझ लो बात को ना, सिग्मा तो मतलब इतना कम कर रहा है, जेड इफेक्टिव। ओके, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, हाँ ये थोड़ा सा जरूरी है। देखो, एस ऑर्बिटल जो है ना, सबसे ज्यादा चार्ज को फिल्टर करता है। मतलब एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन चार्ज को बाहर नहीं निकलने देता है। मतलब समझ लो कि जैसे ये वाला न्यूक्लियस है और यहाँ पे एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन, ओके, तो ये लोग क्या करता है, एस ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज को बहुत अच्छा से फिल्टर करता है, ज्यादा नहीं बढ़ने देता है। वहीं पी वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा फिल्टर नहीं कर पाता है, डी वाला तो और कम फिल्टर कर पाता है, एफ वाला तो बहुत कम और बहुत कम फिल्टर कर पाता है। समझिए बात को। तो बोलने का मतलब क्या है कि यदि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एस वाले मानो कि एस वाले इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि 1s के इलेक्ट्रॉन है, 2s के इलेक्ट्रॉन है, तो इसको उतना ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज की फीलिंग नहीं मिलेगी। बट वहीं यदि बीच में मान लो कि 3d के हैं, ओके, मतलब डी वाले इलेक्ट्रॉन है, तो डी वाले इलेक्ट्रॉन चार्ज को उतना नहीं रोक पाता है, इससे चार्ज पार हो जाती है। तो सिंपल आप समझ सकते हो कि जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप यहाँ पे एक लोहा का दीवार लगा दो और आप यहाँ पे बैठे हुए, तो लोहा का दीवार लगाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है आपको कम सुनाई देगा। तो एस वाला इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, मान लो वो लोहा का दीवार है, ओके। अब वही मान लो कि आप एक थर्मोकॉल का दीवार लगा दो, तो थर्मोकॉल के दीवार से आवाज थोड़ा सा ज्यादा पार होगा, तो एफ वाले इलेक्ट्रॉन को मान सकते हो थर्मोकॉल का दीवार, जिससे इलेक्ट्रॉन्स, जिससे न्यूक्लियस की चार्ज निकल जाती है बाहर। ओके, तो एस मैक्सिमम स्क्रीनिंग करता है, एफ लीस्ट स्क्रीनिंग करता है, सबसे कम चार्ज को फिल्टर करता है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कितना चार्ज को रोक पाता है, एस सबसे ज्यादा रोकेगा, एफ सबसे कम रोकेगा। अब देखिए, इसको आप खुद समझो और आप मुझे बताओ कि ये
क्या सही है कि गलत है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज दिख रही है, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? सर राइट। राइट, ऑब्वियस सी बात है, राइट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगी। काहे मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ रहे हो ना कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज का फीलिंग मिलेगा, ठीक है ना? अच्छा बेटा देखो, चलो एक छोटा सा कहानी मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे। मान लो ये वाला पीरियड 2 है। अच्छा मुझे बता, पीरियड 2 में जो भी एलिमेंट होंगे, चलो मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ, पीरियड 2 में कौन कौन रहते बताना जरा सा। लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन। अब मैं इसका बात नहीं करता हूँ, हटाओ नोबल गैस का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब में नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 2 है। 2 ओके, नंबर ऑफ सेल्स 2 है। और आप सभी को मालूम है कि नंबर ऑफ सेल्स 2 है, बट इधर मैं जा रहा हूं तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जब बढ़ रहा है तो वो प्रोटॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींचेगा, कम तेजी से खींचेगा? ज्यादा तेजी से ज्यादा खींचेगा। तेज। ज्यादा। तो सिंपल लॉजिक है, समझ सकते हो, जेड इफेक्टिव अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। और मैं डाउन द ग्रुप नहीं है, ये अप द ग्रुप, तो अप द ग्रुप भी दिखा रहा है कि इंक्रीज है। सही है कि नहीं? क्योंकि अप द ग्रुप साइज क्या होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा। छोटा होता है। छोटा। छोटा होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींच सकता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा, न्यूक्लियर चार्ज की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर, समझ रहे? चलो बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, आप लोगों को मालूम है ना कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक IIT PYQ सेशन लॉन्च किया है, मालूम तो होगा ही आई सपोज। यस यस सर। तो आप लोग आते हो कि नहीं सामने? स्टूडेंट देखो, आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यस सर। यस सर। यस। और आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोगों ने कैसी पढ़ाई की है? अच्छे से पढ़ाई की है उस चैप्टर को कि खराब से पढ़ाई हुई है कि मैंने बहुत खराब से पढ़ाया? सर अच्छे से। ठीक है ना, समझ आई है चैप्टर? यस सर। यस सर। तो दुनिया में चीज क्या होता है, देखो थ्योरी मैं पढ़ाऊं ना, या तुम कोई बहुत बड़े टीचर या कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक से पढ़ लो, वो आपको वही चीज पढ़ाएंगे थ्योरी। बट कहानी होता है आप उस थ्योरी का एप्लीकेशन कैसा करो। और आपकी एप्लीकेशन आज रात में मैं चेक करूंगा, आज रात में मैं आऊंगा 8 बजे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे मैं IIT ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से, उन सब क्वेश्चन के साथ मैं आऊंगा। मैं देखता हूं कि आप लोगों ने कितना एप्लीकेशन रखते हो। देखो मेरा पार्ट खत्म हो गया, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा दिया, बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, सब कुछ जितना बेस्ट हो रहा मैं दे रहा हूं, बट बाकी आपकी दिमाग और आपकी एप्लीकेशन का टेस्ट आज रात में करूंगा मैं। तो आप सब बच्चे मौजूद रहोगे, स्टूडेंट्स रहोगे ना? और नहीं रहोगे तो बहुत बड़ा चीज मिस करोगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस वहां पे डिपेंड करेगी। और वो सारे क्वेश्चन समझ लो मामूली क्वेश्चन नहीं रहेंगे, जो भी है IIT के क्वेश्चन है तो थोड़े टफ रहेंगे, तो आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो रात में 8 बजे मिलते हैं, ठीक है ना? और एक काम करना, अभी टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा, और भी क्लास है क्या आप इसके बाद? एक क्लास यस और। सर। मैथ्स। मैथ्स सिखाओ। मैथ्स क्लास कितने बजे तक खत्म हो जाएगा? 7 बजे तक खत्म हो जाएगा। यस सर। यस। 7 बजे खत्म हो जाएगा, 1 घंटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिवाइज कर लेना, ठीक है? सारे क्वेश्चंस को देख लेना जितना करवाया है, टॉपिक्स को देख लेना, न्यूमेरिकल्स को देख लेना, फॉर्मूलाज को देख लेना, और फिर आना, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बट जितना क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उससे आप 10 भी बना लेते हो ना, समझ लो कि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मिलेंगे रात में, चलिए लेट्स बिगिन। आ जाओ एटॉमिक साइज पे आते हैं। एटॉमिक साइज क्या होती है? ओके, पहली बात मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एटम की साइज बोले तो एटम की रेडियस बहुत बड़ी होगी कि बहुत छोटी होगी, बताना मुझे। छोटी होगी। छोटी। नॉर्मली तो एटम का साइज जो हम लोग मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है, बता सकता है?
Periodic plasma. 10 to the power minus 10 meter. 10 to the power -8 सेंटीमीटर। 10 मीटर, ठीक है। 1 पाइकोमीटर कितनी होती है? सर 10 to the power -12। वेरी गुड। देखो एटम का साइज मेजर किया जाता है ये छोटे छोटे यूनिट्स में, एंगस्ट्रॉम में या पाइकोमीटर्स में, ये बहुत छोटे यूनिट्स हैं। मुझे एक बात बताओ, इतना छोटा डिस्टेंस को नापने के लिए क्या कोई नॉर्मल स्केल आपको मिल जाएगा या कोई धागा से आप नाप लोगे? ये पॉसिबल है क्या? नो सर बहुत छोटा है। एटम की रेडियस इतनी छोटी होती है कि कन्वेंशनल मेथड से उसको मेजर करना मुश्किल है। एटम की रेडियस मेजर करना मुश्किल है। तो एटम की रेडियस मेजर कैसे की जाती है? देखो एटम की रेडियस मेजर की जाती है इन बॉन्डेड स्टेट। अच्छा बताओ बेटा एक बात कि एटम्स अक्सर बॉन्डेड कंडीशन में रहते हैं कि सारे एटम फ्री रहते हैं? बॉन्डेड कंडीशन। बॉन्डेड रहते हैं, बस ये नोबल गैस को छोड़ दो तो बाकी सब तो लगभग बॉन्डेड ही रहते हैं। तो एटम की रेडियस भी हम बॉन्डेड कंडीशन में मेजर करते हैं। जैसे कि मान लो एक पल के लिए कि एक एटम है ए और उसने एक दूसरा एटम ए के साथ एक बॉन्ड बना लिया, ओके। तो साइंस के पास ऐसे मेथड हैं कि इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ध्यान से सुनना, जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। हाँ, बॉन्ड लेंथ मेजर करने के मेथड हैं हमारे पास। दो मेथड से बॉन्ड लेंथ मेजर किया जाता है। एक होती है एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब ये क्या है नहीं है इसके डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, एक मिनट। बस आपको ये जाननी है कि इस मेथड से बॉन्ड लेंथ मेजर किया जाता है। एक एक्सरे डिफ्रैक्शन होती है, एक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इन दो मेथड से ये बॉन्ड लेंथ मेजर किया जा सकता है। अब साइंस क्या करता है, इन दोनों के बीच के बॉन्ड लेंथ को मेजर कर लिया, अब इसको आधा कर देता है, इस डिस्टेंस को हाफ मान लेता है, ठीक है, इस डिस्टेंस का हाफ। इसको रफली मानी जाती है एटम की रेडियस। इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का आधा को माना जाता है नियरली इक्वल टू एटम की रेडियस, माना जा सकता है कि नहीं? तो ये टेक्निक होती है एटम की रेडियस नापने की। तो एटम के रेडियस को बच्चा यदि आप डिफाइन करोगे तो बेटा ऐसे मत डिफाइन कर देना कि एटम की रेडियस होगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस। नहीं, ये डेफिनेशन बोलना गलत हो जाता है। ये थियोरेटिकल डेफिनेशन हो गया, क्योंकि सचमुच में ये डिस्टेंस को नापना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एटम की रेडियस डिफाइन की जाती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का आधा। ओके, गॉट इट। एटम्स कंबाइंड स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में वो एक मॉलिक्यूल बना लिया है और उसका क्या किया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही उसका हाफ कर लिया, वो हो गई एटॉमिक साइज। समझ गए? तो एटॉमिक साइज किस तरह मेजर करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में या साइंस में। ओके, गॉट इट। चलिए अब एटॉमिक साइज की हम लोग कहानी देखेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताना है कि क्या सारे दुनिया में एक ही टाइप के बॉन्ड बनते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी बॉन्डिंग होते हैं? डिफरेंट नहीं होंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ये सब आपने सुने होंगे। तो डिफरेंट एटम्स डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग करते हैं। अच्छा मुझे बताना, तो कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? मेटल बनाता है कि नॉन मेटल बनाता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल बनाती है कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके, पढ़ा था ना जूनियर क्लास में। यस सर तो एटॉमिक साइज बोले या एटॉमिक रेडियस बोलूं तो वो तीन टाइप के होते हैं बच्चा, ठीक है ना। एक होती है कोवैलेंट रेडियस, ठीक है ना। एक होती है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस मतलब क्या?
किसके नाम से ही पता चल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, नॉन मेटल्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल्स के लिए कहीं ना कहीं मेजर किए जा रहे हैं हम लोग। ओके, दूसरी टाइप ऑफ रेडियस होती है मेटेलिक रेडियस। ओके, मेटेलिक रेडियस मतलब ऑब्वियस सी बात है, जहां पे मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वहां पे मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक बॉन्डिंग आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ेंगे डिटेल्स में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। मेटेलिक रेडियस होती है, ओके, जो मेटल्स के लिए। और थर्ड टाइप ऑफ रेडियस होती है वंडर वाल रेडियस, जो नया है आप लोगों के लिए, वंडर वाल्स रेडियस। ठीक है बच्चा, तो आपने ये देखा कि कोवेलेंट रेडियस मेजर होती है नॉन मेटल्स के लिए, मेटेलिक रेडियस मेटल्स के लिए, वंडरवाल रेडियस नॉर्मली मेजर होती है फॉर नोबल गैस। नोबल गैस के लिए ये वाला रेडियस मेजर होती है, एंड नॉन मेटल्स इन सॉलिड स्टेट्स, जो नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। कोई बता सकता है एक नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रेफाइट, है? ग्रेफाइट, हाँ मतलब कार्बन, मैं एलिमेंट पूछ रहा हूँ। ब्रोमीन, क्या बोले? क्लोरीन गैसियस फॉर्म में रहती है। ओके, तो एटॉमिक साइज 3 टाइप की हो गई, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस। ठीक है ना, 3 टाइप की रेडियस। गॉट इट? किसके किसके लिए ये देख लेना आप लोग, नॉन मेटल्स, मेटल्स और नोबल गैसेस, एंड नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। चलो सबसे पहले टाइप ऑफ रेडियस को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं कि कोवेलेंट रेडियस क्या होगी। देखिएगा, अब डेफिनेशन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कोवेलेंट रेडियस क्या होगी। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे? आधा किसका? न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस का। ओके, जो दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में होती है। ओके, हमने क्या किया है, दो एटम्स जो बॉन्डेड है, हाँ ये भी देख लो, हमने लिया है दो एटम्स जो बॉन्डेड है कोवेलेंट बॉन्ड से, और कोई बॉन्ड से नहीं, दो एटम्स जो बॉन्डेड है कोवेलेंट बॉन्ड से, उनके न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस ले लिया और उसका आधा कर दिया, वो हो गई कोवेलेंट रेडियस। ओके, वो हो गई कोवेलेंट रेडियस। गॉट इट? जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ये मान लो क्लोरीन, ठीक है ना, ये क्लोरीन है। अब बच्चा देखो, ये मैं बात करूंगा फॉर होमो एटमिक मॉलिक्यूल ओनली। होमो एटमिक मॉलिक्यूल मतलब सेम एटम्स आपस में बॉन्डेड है, उनके लिए बात हो रही है। जैसे ए से ही बॉन्डेड होना चाहिए, बी से ही बॉन्डेड होना चाहिए, तभी डिफाइंड है ये वाला। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लो ए है और ए से ही बॉन्डेड। ओके, होमो एटमिक मॉलिक्यूल मतलब सेम एटम्स मॉलिक्यूल। तो इन दोनों का क्या किया गया, सेंटर टू सेंटर ले लिया गया भैया। ओके, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लो डी आया। ओके, अब क्या किया हम लोगों ने, ये डी का हाफ मार दिया। ओके, अब डी का हाफ मार देंगे तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी। तो रेडियस कोवेलेंट, ओके, या इसको सिंपली ऐसे भी लिख दो, कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू सेंटर डिस्टेंस का आधा। ओके, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का आधा हम लोग सीधी लिखते हैं कोवेलेंट रेडियस। गॉट इट? समझ गए? अब मान लो एक पल के लिए कि ये जो दोनों था क्लोरीन था, एक पल के लिए मान लो क्लोरीन, ठीक है ना, ये दोनों क्लोरीन। अब ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ रफली इक्वल टू 199 पाइकोमीटर, रफली दिया हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, कितना होगा?
199/2. हाँ 199/2 मतलब कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन में बात करूं तो रफली इक्वल टू मैं 100 बोल सकता हूँ। Yes, sir. 99. Yes, sir. 100 पाइकोमीटर बोल दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके गॉट इट। और कोवेलेंट रेडियस किसके लिए यूज होती है? यूज्ड फॉर एलिमेंट्स। ओके, यूज्ड फॉर एलिमेंट्स जो नॉन मेटल्स है, उन एलिमेंट्स के लिए यूज होता है जो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, कोवेलेंट रेडियस की ये कहानी हो। ठीक है बेटा। वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस में आपको चीज ध्यान देनी है कि जैसे मैं एक एग्जांपल से पहले बता रहा हूं, मान लो ये वाला एक आयोडीन है और एक आयोडीन। ओके अच्छा, आयोडीन की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। आप लोगों को मालूम है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे, Yes, sir. है ना? एटॉमिसिटी इसकी 2 होती है। ओके मतलब मान लो कि मैंने आपको आयोडीन का इतना बड़ा पत्थर दिया, तो उसमें क्या होगी? I2 होगी एक, फिर I2 होगी, फिर I2 होगी, फिर I2 होगी, है ना? इस तरह बहुत सारे I2 के मॉलिक्यूल्स है कि नहीं? तो मान लिया ये वाला I2 का एक मॉलिक्यूल है, ये वाली I2 की एक मॉलिक्यूल है। अब नॉन मेटल जो एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उसका रेडियस कैसे पता करेंगे? देखो बच्चा, क्या करना है आपको, 2 नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम लेने हैं। बॉन्डेड एटम नहीं लेने हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो बॉन्डेड एटम थे उनको पकड़ा था, बट इस केस में नॉन बॉन्डेड एटम को पकड़ना है। ये वाला एटम और ये वाला एटम क्या आपस में बॉन्डेड है? नहीं। बॉन्डेड कौन है? ये दोनों बॉन्डेड है, ये आई और ये आई बॉन्डेड। गॉट इट। तो यदि मैं ये वाला डिस्टेंस निकालता हूं और इसका आधा करता हूं तो मुझे कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। तो ठीक है, आप आयोडीन के लिए कोवेलेंट रेडियस भी बोल सकते हो, बट उसके लिए हम लोग मेजर करते हैं वंडरवाल रेडियस, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। आप बोल सकते हो कि हाँ कोवेलेंट रेडियस आयोडीन का मेजर किया जाएगा तो इतना आएगा, ये बोला जा सकता है। तो जब कोवेलेंट रेडियस आप मेजर करोगे तो वहां पे 2 बॉन्डेड एटम पकड़ते हो। कैसे एटम पकड़ते हो? 2 बॉन्डेड एटम्स पकड़ते हैं। किसके लिए? कोवेलेंट रेडियस के लिए बालक, समझ गए? बट यदि आपको मेजर करनी है वंडरवाल रेडियस जो आयोडीन के लिए ज्यादा परफेक्ट है, तो यू हैव टू डू व्हाट, 2 सामने वाले नॉन बॉन्डेड एटम, ये डिस्टेंस लेंगे हम लोग। नॉन बॉन्डेड तो ये दोनों है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को मैंने मेजर कर लिया। ओके गॉट इट। नॉन बॉन्डेड एटम्स ये दोनों, दिस वन इज नॉन बॉन्डेड, ये वाला एंड ये वाला, इसको मेजर कर लिया और इसका मैंने आधा कर दिया, है ना? ये लाइन दिख रही है ना, आप कर दिया तो /2। इसको हम लोग बोले वंडरवाल रेडियस। तो वंडरवाल रेडियस बेटा क्या होता है? 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लिया, उसका आधा कर दिया, वंडरवाल रेडियस वो आ गया। ओके इज इक्वल टू d/2, वेरी सिंपल। ओके गॉट इट। ये टर्म याद रखना, इसको गलती मत करना, नहीं तो नॉन बॉन्डेड एटम्स, ठीक है ना, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स, और वो एटम जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और साथ में नोबल गैस के लिए भी ये मेथड होता है। आप बोलोगे कि एक पल के लिए सर कि नोबल गैस के लिए भी क्यों मेजर करते हैं? ये दिमाग में आपका क्वेश्चन आना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताना, नोबल गैस का यदि मैं आउटर मोस्ट सेल का बात करूं तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैं नियॉन का बात करूं तो नियॉन कितनी होती है? 2 8, लास्ट सेल में तो मैक्सिमम 8 ही रह सकती है ना भैया, है ना? मैं आर्गन का बात करूं तो 2 8 8, तो मतलब आउटर मोस्ट सेल में वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितना होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उतना इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखता है। अब बच्चा मुझे एक बात बताना, मान लो कि एक कमरा है, ठीक है ना,
एक कमरा में 2 आदमी आप लेटे हुए हो, आराम से सो गए। अब उसी कमरा में मैं यदि 50 आदमी लेटाऊं तो क्या होगा? 50 आदमी के बीच में मारा पीटी होगा कि प्यार मोहब्बत होगा? मारपीट। मारपीट होगा ना। मारपीट होगा तो दूर भागेगा कि सामने रहेगा? दूर। तो उसी प्रकार क्या होती है, नोबल गैस के केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है? रिपल्सन होने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन माना जाता है कि यहाँ पे रहना चाहिए उसको, बट वो रिपल्सन के कारण थोड़ा सा दूर भाग जाता है। ओके, इसलिए नोबल गैस का आप देखोगे कहानी, जो देखना ध्यान से, सॉरी, रेडियस क्या होता है, नॉर्मल ये सर्कल तक रहना चाहिए था, बट आप देखोगे d/2 करोगे ना तो सर्कल से थोड़ा बाहर तक भी जा रहा है। मैं एक दूसरा कलर यूज करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। देखो, किसी एटम का रेडियस उसके सर्कल तक रहना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक सीमित रहना चाहिए, बट इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, रिपल्सन के कारण थोड़ा बाहर चला जाता है। तो वंडरवाल रेडियस जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। इसलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक पीरियड में आपने नॉर्मली क्या पढ़ा है कि साइज डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? डिक्रीज। ऐसे जाऊंगा तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज। डिक्रीज होती है ना? यस सर। बट नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होता है अपने पीरियड में। नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होता है अपने पीरियड में। रीजन होती है कि इतना इलेक्ट्रॉन है इसका आउटरमोस्ट शेल में, तो रिपल्सन होता है, वो थोड़ा दूर भाग जाता है, साइज बड़ी हो जाती है। तो अक्रॉस द पीरियड साइज छोटी होती है, ठीक है, मैं मानता हूँ, बट नोबल गैस तक नहीं, ग्रुप 17 तक, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा बेटा, आप मुझे एक बात बता देना कि यदि मैं एक एलिमेंट के लिए कोवेलेंट रेडियस मेजर कर रहा हूँ और एक एलिमेंट के लिए मैं वंडरवाल रेडियस मेजर कर रहा हूँ, तो किसका रेडियस बड़ा होगा आपको लग रहा है? वंडरवॉल। वंडरवाल वाला हो बड़ा होगा, क्योंकि देखो कोवेलेंट में क्या हो रहा है, कोवेलेंट में तो एटम्स क्या करते हैं, ओवरलैप करती है, और जब ओवरलैप करती है तब डिस्टेंस को नापते हैं तो थोड़ा छोटा ही ना हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? और यस यहाँ सर। पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन एडजस्ट, मतलब जो बॉन्डेड नहीं है उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पकड़ रहे हैं और फिर आधा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सर्कल से तो थोड़ा बाहर के तक जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए वंडरवाल रेडियस क्या होगा, लिटिल बिगर होगा। तो मैं आपसे यदि पूछूं कि मैं आयोडीन का केस में वंडरवाल रेडियस मेजर करता हूं और कोवेलेंट रेडियस मेजर करता हूं क्लोरीन के केस में, तो किसका रेडियस बड़ा होना चाहिए, आयोडीन की क्लोरीन का? आयोडीन। आयोडीन, है ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लो। आयोडीन का जो ये रहता है ना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये वाला मानो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे तो नैनोमीटर में दे दिया गया है, बट मैं पाइकोमीटर में दे रहा हूँ। चलो आपको 396 पाइकोमीटर है मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आयोडीन की वंडरवाल रेडियस कितनी होगी? 188। 198। 198. समझ गया? मेटेलिक रेडियस मेटल के लिए मेजर होगी, ओके। और मेटल के लिए भी बस वही क्या करना है, मेटल के केस में तो ये ओवरलैप वाला चक्कर थोड़े रहेगा। मेटल का केस में क्या होती है, जस्ट टच करते हैं, जस्ट टच करते हैं। तो आपको भी इसी केस में भी क्या करना है, इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेनी है और फिर इसका आधा कर देना, ओके। दो एटम के बीच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, फिर उसका d/2। तो मेटेलिक रेडियस इज इक्वल टू दो एडजस्टेंस, सामने सामने वाला एटम्स, उनका हाफ करते हैं। So if I will ask you one small thing, कि वंडरवाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, सॉरी मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, कौन रेडियस सबसे बड़ी, कौन रेडियस सबसे छोटा? सर वंडरवॉल सबसे बड़ा। वंडरवाल सबसे बड़ा, सबसे छोटा? सर इक्वल। इक्वल नहीं होगा। देखो मेटल के केस में, देखो ध्यान से, मेटल के केस में ये ओवरलैप नहीं करते हैं, मेटल के दो एटम टच किए रहते हैं, ठीक है, गॉट इट। ये डिस्टेंस लिया फिर हाफ किया, ठीक है ना। कोवेलेंट के केस में क्या होता है, दो एटम्स आपस में क्या करती है, ओवरलैप। ओवरलैप करती है,
अब ये डिस्टेंस का हम लोग आधा कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को ना? तो थोड़ा छोटा हो जाएगा कि नहीं कोवेलेंट के केस में, Yes, sir. है ना? Yes, sir. कोवेलेंट इज द स्मॉलेस्ट। ओके, जैसे मैंने एक इमेज भी पहले आप लोगों को दिखाया, शायद आपने अच्छे से नहीं देखा हो, ये वाला देखो। कोवेलेंट रेडियस क्या किया, ये जो है ओवरलैप किया हुआ है एटम, तो ये डिस्टेंस तो ऐसे ही छोटा हो जाएगा ना जब ओवरलैप किया हुआ है, तो तब इसका आधा कर रहे हैं। अब मेटल के केस में क्या हो रहा है, मेटल के बीच में हम लोग कोई ओवरलैप नहीं होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, तब आधा कर रहे हैं। वंडर वाल तो देख ही रहे हो, ये थोड़ा सा सर्कल से बाहर चल जाएगा। क्लियर? चलो, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। चलो, अक्रॉस अ पीरियड आप सभी जानते हो जेड इफेक्टिव क्या होती है, Increase. इंक्रीज होती है। तो भैया जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रही है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींच रहा है, तो साइज को छोटा करेगा कि बड़ा करेगा? छोटा. छोटा. छोटा करेगा ना, दिख रही है ना इमेज आपको, अक्रॉस द पीरियड साइज क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। बट कहाँ तक, ग्रुप 17 तक, ग्रुप 17 तक, ग्रुप 18 नहीं, ग्रुप 18 की बड़ी हो जाती है, सबसे बड़ी हो जाती है। ओके, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, या बोल सकते हो हम लोग उसके लिए वंडर वाल रेडियस मेथड। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? अब मैं क्या बताऊं, आप तो जानते ही हो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, क्या इंक्रीज की डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज है अक्रॉस। Decrease. मुझे बताने की लिखने की जरूरत नहीं है ना, आगे बढ़ No, सकते sir. हैं। Yes, sir. ये वाला कहानी देखो, अक्रॉस द पीरियड का ही एक वैल्यूज दिया हुआ आपके, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो वैल्यूज है आपके सामने, 152 पाइकोमीटर, 112 पाइकोमीटर, 88 पाइकोमीटर, 77, 70, 66, 64, कम होते जा रही है ना, है ना? गॉट इट? क्यों कम हो रही है? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो ना, मैं आपके लिए ब्लैंक छोड़ दिया हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? लिथियम का क्या लिखेंगे बताओ बेटा? हीलियम, 2s1. 2s1. ठीक है ना? नियॉन, नियॉन नहीं, हीलियम 2s 2s2. इसका क्या होगा? Helium. 2s2 2p1. है ना? Yes. 2s2 2p2. है ना? 2s2. 2p3. ये है ना हाफ पेज, 2s2 2p4 2p5, ठीक है ना? ऐसे प्रैक्टिस करते रहना आप लोग थोड़ा सा, और देख ही रहे हो साइज घट रही है, ये तो दिखा भी दिया गया साइज घट रही है, ठीक है? डाउन द ग्रुप, देखो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या होगा बताना तो? Decrease. नहीं, जेड इफेक्टिव तो इंक्रीज ही होगा। Z defective down the group decrease होगा और up the group increase होगा. डाउन द ग्रुप में बोल रहा था, ठीक है? डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज ही होगा, कहीं कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जेड इफेक्टिव बदलना है। बट देखो अच्छा ठीक है ना, हम लोगों ने इधर पढ़ा कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड, बट शेल क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना? नंबर ऑफ सेल्स एक पीरियड में कांस्टेंट रहती है कि नहीं रहती? Yes, sir. तो सेल्स वाला फैक्टर तो हम लोग कंसीडरेशन में लेते ही नहीं है, इसका कहानी तो खत्म होता है, जो डिपेंड करती है जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है। बट डाउन द ग्रुप बात किया जाए तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होती है, और जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज होती है ये साइज को क्या करना चाहता है, छोटा करना चाहेगा ना। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच रहा है, तो साइज को वो छोटा करना चाहता है। बट एक और फैक्टर हम लोग देखेंगे डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है? Increase. Increase. नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स बढ़ते जाते हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, सेल बढ़ रहे हैं ना डाउन द ग्रुप, तो सेल्स बढ़ेंगे तो सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। है ना? तो मतलब यहाँ पे कहानी है कि मतलब ये लड़का है, एक इसको एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, पर मुझे एक बात बताओ, इधर उसको 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, इधर 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, वो किधर जाएगा?
10 न्यूटन। 10 न्यूटन 10 वाले वाले की को तरफ 10 घिसा न्यूटन। जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है कि फैक्टर तो 2 है, बट अब यहाँ पे जो ज्यादा डोमिनेंट होगा वही काम करेगा। देखो जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है डाउन द ग्रुप, बट नंबर ऑफ सेल की जो इम्पैक्ट है ना वो वेरी डोमिनेंट, इसकी इम्पैक्ट बहुत डोमिनेंट है। तो इसकी इम्पैक्ट डोमिनेंट है तो इसको ओवर पावर करता है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल्स वाला फैक्टर डोमिनेंट है तो ये साइज बढ़ा देता है। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, ये क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट ये दिमाग में रखना है कि जेड इफेक्टिव भी बढ़ती है, बट ये उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता है जितना नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेना, मैं नहीं बताऊंगा। ग्रुप 1 का देखो साइज दिया गया है 37 है ना, ये हाइड्रोजन का देखो, लिथियम का 2 सेल आया तो 152 हो गया, सोडियम 186, 231, 244, 266, देख रहे हो ना डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है ना। चलो एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस कर लेना सबका, लिख के पूरा लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिखना कोशिश करना, ठीक है लिखने में। ओके अब आते हैं आयनिक रेडियस। ओके आयनिक रेडियस, ओके मैं समझ रहा हूँ ना, मैं शॉर्ट में नहीं लिखने का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रही है। यदि हाइड्रोजन का लिखा तो कैसे 1s1 लिखा, बैलेंस वाला नहीं बोल रहा। लिथियम का क्या लिखेंगे बोल तो, हीलियम 2s1 2s1। शॉर्ट में नहीं, पूरा 1s2 2s1, ठीक है ना। यस सोडियम का 1s2 2s2 2p6 फिर 3s1 1। पोटासियम का 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4p1। बस मतलब इतना लिखने का कोशिश करना, मतलब है तो बेकाम का चीज बट ये फायदा देगा आपको बाद में, ठीक है ना। उसी प्रकार रुबीडियम का बताना तो मुझे कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 चलो यहाँ 3s2 तक मैं मान लिया, यहाँ तक लिख दिया मैं, 3p6 तक आ गई, आर्गन 4s2 आर्गन 4p6 तक मैं बता दिया। चलो आर्गन के बाद बताओ, 5s1 आर्गन हो गई 18, 4s2 4s2 4p6 5s1 सर 4s2 हो गए 18 2 20, फिर 4s के बाद क्या आएगा 3d 3d10, यस ठीक है ना, गॉट इट, कितनी हो गई 30 है ना, 4 यस सर 4p6 है ना, फिर उसके यस बाद 5s1। यस समझ आई ना कहानी। Yes sir। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 के बाद 2 20 हो गई, और 4s के बाद 3d10 भूलना मत, 3d10 4p6 5s1। मैं ये चीज बताना आपको चाह रहा था, नहीं तो क्या होता है बहुत बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, मतलब जो नॉर्मल मेथड वो भी गलत नहीं है, बट ऐसे लिखोगे तो आपको जानकारी मिलेगा कि कौन कौन सा बीच में कहानी आ रहा है। सीजियम का बताओ तो चलो आप सीजियम का लिखने का कोशिश करो, आर्गन चलो हो गया, क्रिप्टन के बाद लिखो, क्रिप्टन हो गया 36, चलो 36 तो आपको कहानी मालूम चल गई, फिर बताओ फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5s2 हाँ 5s2 हाँ क्रिप्टन हो गई 5s2, 36 के बाद चलो 38, फिर 5s2 के बाद 4d10 4d10 मैंने पूरा बता दिया था, ये इसको भूलना मत, 4d10 कितना हो गया 36 38 10 48 48, फिर 5p6 6 कितना हो गया 54 और 6s1 6s1। ये वाला चार्ट आपको याद है ना, आई सपोज मैं एक बार चार्ट पे ले चलता हूँ आपको फिर से, आई होप मेरे पास वो चार्ट हो। हाँ ये वाला जो दिया था, ये वाला भर के दिया था, ये तो डिलीट हो गया अभी, ये वाला याद है कि नहीं बच्चों, Yes sir। है ना, कौन से में कौन सा भरेगा ये याद रखना।
अरे ये तो बहुत आगे आ गया। ओके चलिए, आप लोग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस मतलब एक आयन की रेडियस। आयन कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव। Sir, 2. कैटायन और एनायन, Ni. ठीक है ना। कैट आयन पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। Negative. एन आयन नेगेटिव, ठीक है। चलिए हम एक कहानी आपको छोटी सी बता रहे हैं। ये वाला जो बीच में एक एटम है, मानते हैं मैं इसके पास प्रोटॉन है 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10 है। अब बेटा मुझे एक बात बता कि ये एक न्यूट्रल एटम है कि कोई आयन है? ये एक न्यूट्रल एटम है कि कोई आयन है? न्यूट्रल। न्यूट्रल एटम। It's a neutral item. ठीक है। अब मान लो कि प्रोटॉन 10 है। अब मुझे एक बात बताना, ये जो आपको दिख रहा है इसका साइज, मतलब इसी से बना है, एरो तो दिख रही है इसी से बना है, तो मुझे एक बात बताना, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? सर कम। कम, ज्यादा। कम। ज्यादा हुआ है। ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन होता तब तो न्यूक्लियस उसको संभाल नहीं पाता, तो दूर भागता ना, साइज बड़ी हो जाती। समझिए बात को, इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें 9 हो गए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे ये ध्यान में देखना कि इलेक्ट्रॉन जब निकलती है तो कम इलेक्ट्रॉन हुए ना, ओके। तो कम इलेक्ट्रॉन हुए तो भैया न्यूक्लियस उसको ज्यादा अच्छा से पकड़ के रखेगा, तो साइज छोटी कर देगा, ओके। तो दिस इज अ कैटायन। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैटायन की साइज जो होती है ना, साइज ऑफ कैटायन is smaller than parent atom, smaller than parent atom। मतलब न्यूट्रल स्टेट में वो जैसा रहता है उससे वो छोटा हो जाएगा कैटायन का साइज, ओके। वही देखिए, ऑब्वियस सी बात है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो प्रोटॉन तो कुछ होता नहीं है, वो 10 की 10 है, इलेक्ट्रॉन मान लो 11 हो गया, ओके। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। तो बेटा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस संभालना थोड़ा दिक्कत तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागे, मतलब आप ही घर में ज्यादा आदमी हो जाता है इधर उधर भागते हैं, तो साइज बड़ा कर देगा। तो दिस इज एनायन। यू शुड नो कि एनायन की साइज क्या होती है, ग्रेटर होती है देन पेरेंट एटम, ठीक है ना। एनायन साइज जो होती है ग्रेटर होती है देन पेरेंट एटम। क्लियर? ये दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि एक छोटा सा मैं आपसे कहानी पूछूं, अब बताना मुझे कि इसमें सबसे छोटा साइज किसका लग रहा है आपको, सबसे बड़ा साइज किसका लग रहा है? तो सबसे छोटा A3 का। A3 का सबसे छोटा, वेरी गुड। सबसे बड़ा A3 माइनस। जो मैं दिया हूँ डायरेक्शन सही है ना? सही है? यस। ठीक है। दिस इज द पेरेंट एटम, ओके। ये पेरेंट एटम है, ये वाली भैया छोटी हो जाएगी और ये तो सबसे बड़ी है, ओके। गॉट इट? देखो कुछ आपको मैं डाटा से समझाना चाहता हूँ, देखो कुछ डाटा देखोगे तब भी आपको चीजें क्लियर होती है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम के न्यूट्रल एटम का साइज होता है 186 पाइकोमीटर, ठीक है ना। और सोडियम प्लस
आयन का साइज बात करूं तो 102 पाइकोमीटर होता है, तो कितना छोटा हो जाता है ना। वहीं मैग्नीशियम का 160 पाइकोमीटर होती है, और मैग्नीशियम प्लस आयन तो 2+ आयन बनाएगा। तो मैग्नीशियम 2+ आयन की साइज बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो देखो और छोटा 72 पाइकोमीटर के आसपास। अल्युमिनियम के यदि मैं एटम का बात करूं तो 143 पाइकोमीटर होती है। एल्युमिनियम 3+ का 54 पाइकोमीटर होती है। 3 इलेक्ट्रॉन निकली है, देखो साइज कितना कम हुआ। ओके, अब देखो डाटा डिफरेंट जगह आपको डिफरेंट मिल सकता है, बट दिस डाटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम मैकमेडियन के से लिया हूं मैं ये डाटा, जो काफी रेलिवेंट सोर्स। तो ये चक्कर में मत फंसना कि सर वो बुक में ये डाटा दिया हुआ है, इस बुक में ये डाटा दिया हुआ है। दिस इज फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड पब्लिकेशन बुक से ये डाटा मैंने लिया, दैट इज ओके, इसको आप मान सकते हो, इट इज ओके। गॉट इट। तो ये आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये जो मेन बात है, ये पेरेंट एटम है बोल सकते हैं हम। और ये देखो आयन बनी है, तो ऑब्वियसली पता ही चल रहा है आप लोगों को कि आयन बनने से, पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन बनने से साइज गिर रही है। और वहीं यहाँ पे यदि नॉन मेटल का मैं बात करूं तो मेटल्स तो कैटायन बना रहे हैं, नॉन मेटल्स की बात करें तो इसकी 75 पाइकोमीटर होती है नाइट्रोजन की। वही नाइट्रोजन कौन से आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्राइड, तो इट इज 146 पाइकोमीटर के आसपास में रहती है। ऑक्सीजन का बात करूं तो 73 पाइकोमीटर होती है। ऑक्सीजन O2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी तो इट्स 140 पाइकोमीटर। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये साइन दिया हुआ है। वाट इट देख रहे हो ना, माइनस आ रही है, O-O2-, दिस इज ओनली O, नॉट माइनस। ठीक है, नाइट्रोजन एटम 75 पाइकोमीटर, नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन 146, बड़ा ना नेगेटिव चार्ज। ओके, फ्लोराइड काफी छोटी होती है, 72 पाइकोमीटर के आसपास होती है। F-133 पाइकोमीटर के आसपास। अंडरस्टूड। तो ये कुछ कहानी है, दिस इज एनायन। तो एनायन की साइज तो भैया आपको दिमाग में रखना ही है कि बड़ी होती है। ओके, तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ साइज ऑफ एटम्स। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के केस में आ जाओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप लोग जानते हो ना, क्या होता है बेटा, तो बता सकते हैं? सेम नंबर ऑफ ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आप देख रहे हो मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 होती है, सोडियम की 10 होती है, फ्लोराइड की 9 होती है, ऑक्सीजन की भी 8 होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। ओके, अब ये ध्यान देना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में, मतलब इलेक्ट्रॉन तो सेम है, वहां पे कैसे आप डिसाइड करोगे कि किसकी साइज बड़ी है या छोटी। तो ध्यान से देखो, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देख रहे हो ना, साइज इंक्रीज हो रही है। ये ध्यान में देखिएगा, साइज इन एंगस्ट्रॉम 0.65, 0.95, 1.26, 1.4 माइनस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में आपको ध्यान देना है बेटा कि किस तरह साइज इंक्रीज हो रही है। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ओके, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसकी साइज कम रहेगी। सिंपल सी बात है ना यार, ये क्या दिमाग लगाना है कि इलेक्ट्रॉन्स उतने हैं बट न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ज्यादा तेजी से घिसेगा तो साइज को उतना छोटा करेगा, है कि नहीं। इसकी न्यूक्लियर चार्ज कम है तो साइज बड़ी है थोड़ी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उनकी साइज डिटरमाइन करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। Inert gases have smallest size या largest size in period? Largest. 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 Okay. Reason? van der Waal radius मेजर होती है इसके लिए। ओके, चलिए चलो चढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। ओके, कुछ क्वेश्चंस बनाया जाए।
ये क्वेश्चन बनाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने आपको बताया था इसके बारे में कभी। पढ़ाई के साथ कुछ क्वेश्चंस भी बनाने चाहिए। What will be the position of chromium in periodic table if you have 4 values of spin quantum number? स्पिन क्वांटम नंबर के 4 वैल्यूज यदि आपके पास है तो आपकी क्रोमियम की पोजीशन क्या होगी पीरियडिक टेबल में? आपको मालूम है ना पीरियडिक टेबल में पोजीशन डिटरमाइन कैसे होती है? तो 1s2 मतलब पहला सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसलिए पहला पीरियड में 2 ही एलिमेंट होती है। दूसरा पीरियड में 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन जा सकती है, तो इसलिए 8 एलिमेंट होती है। ओके, तो आपको बताना है कि क्रोमियम की पोजीशन के पे क्या फर्क पड़ेगा यदि स्पिन क्वांटम नंबर के 4 वैल्यूज होंगे। स्पिन क्वांटम नंबर के 4 वैल्यूज होंगे। स्पिन क्वांटम नंबर के 2 ही वैल्यू होते हैं, तो 2 वैल्यूज होते हैं, इसलिए तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है। यदि स्पिन क्वांटम नंबर के 4 वैल्यूज होते तो एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आता। तो एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का कैसे लिखा था? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते फिर? 4. 2s में 4। 2p में, p में कितने डब्बे होते हैं? p सबसेल में 6. 3 डब्बे होते हैं, मतलब 3 डब्बे होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। तो अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4, है ना? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे काल्पनिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि स्पिन के 4 वैल्यूज नहीं होते, बट पूछे जा सकते हैं आपसे। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हटेंगे? 12। एक में p का 3 ऑर्बिटल्स होता है ना, px py pz, तो 4 4 8 4 12, तो 2p 12, तो कितना हुआ? 12 4 16 16 4 20। और 3s में कितने रहते हैं? 2p के बाद 3s होती है, 4 होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है तो पीरियडिक टेबल का चेहरा भी बदल जाता है। देखो तो ये कौन सी पीरियड में रहता है? पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सिमम क्वांटम नंबर। पीरियड क्या रहती है? 3। ग्रुप क्या रहता है? ग्रुप होता है कि s ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। ये क्वेश्चन शायद आई हैड डिस्कस्ड, बट चलिए आपकी रिवीजन हो जाएगी। The element with atomic number 26 will be found in group. Option 2. 8। वेरी सिंपल है, बता सकते हो ना क्यों? क्योंकि आर्गन होगी 4s2 20 3d6। गॉट इट? तो आपको मालूम है कि ये 4s2 कहां तक होती है? ग्रुप 1 ग्रुप 2, और फिर 6 और ऐड हुए हैं, 3d1 3d2 3d3 4 5 6, तो कहां होगा? ग्रुप 8 में आएगा। 2 + 6 8। आपको मालूम था ना ग्रुप नंबर कैसे डिटरमाइन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए? ये तो पता पढ़ा दिया था आपको लास्ट क्लास में। Yes, sir. है ना, पढ़ाया था ना, n-1 d प्लस बैलेंस सेल वाले, है ना? 8। Which of the following represents an isoelectronic? चलो अभी एक क्वेश्चन आ गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला, आप देख के बता दोगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, मैंने पहले करवाया है ये क्वेश्चन एक बार, तब भी आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो ये गलत बात है। क्या होगा? Which of the following sets of ion represent a collection of isoelectronic species? हाँ, Option C. 19 में से 18 18 18 18। आयोनाइजेशन एनर्जी की क्वेश्चन आगे। चलो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग पढ़ लेते हैं, हल्का सा पढ़ते हैं, फिर डिटेल्स में हम लोग देखेंगे इसको बाद में, क्योंकि इतनी टाइम नहीं है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी पढ़ाई जा सके, पर चलिए देखते हैं।
देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछी जाती है। मान लीजिए आपके पास एक एटम है, ठीक है ना, ओके, और इस एटम में न्यूक्लियस भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगी। ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, ओके, मानो 10 की एनर्जी से अट्रैक्ट करके रखा है, 10 की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अब मुझे बताओ कि मैं 10 से ऊपर फोर्स बाहर की ओर लगा दूं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। Yes. सिंपल सी बात। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आपके पास एक आइसोलेटेड एटम है। बेटा आइसोलेटेड एटम का मतलब आप समझ लीजिए, मान लीजिए एटम तो अकेला नहीं रहता है ना भैया। यदि सॉलिड फेस में बात करूं तो एटम्स तो बहुत सामने सामने रहते हैं, ओके, बट वहीं गैस फेस का बात करूं तो एटम्स बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं रहती। तो आप एक काम करो, एक एटम लाओ गैस फेज में। गैस फेज में मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती है, वो अकेला रहता है। तो एक एटम मैं मानो निकाल लिया, ओके, तो हमारे पास एक अकेला एटम है, इसके आसपास सामने में कोई अट्रैक्ट उट्रैक्ट या रिपल करने वाले चीज नहीं है। तो मेरे पास एक सिंगल एटम है जिसको मैं बोला आइसोलेटेड एटम, और आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है वो गैसियस फेज में होती है, ओके, सॉलिड फेज में तो नहीं रह सकती है क्योंकि सॉलिड के फेज में सामने सामने मॉलिक्यूल्स रहती है। लिक्विड में भी नहीं रह सकता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा मोड़ा अट्रैक्शन रहता है। गैस के केस में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, वहां पे बोला जा सकता है हाँ अकेला है, साधु संत एटम। तो आइसोलेटेड एटम है, गैसियस फेज में है वो एटम, और ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट मतलब उसने कोई एनर्जी गेन नहीं की है बाहर से। तो आपके पास एक एटम है जो आइसोलेटेड है, अकेला है, इसका मतलब गैसियस फेज में है और कोई एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब किया है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में, ओके। अब उससे आप क्या करते हो, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो, उससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ एनर्जी सप्लाई करते हो, उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज कितना एनर्जी एक अकेला गैसियस एटम जो मिनिमम एनर्जी स्टेट में है एब्जॉर्ब करेगा टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और वो क्या बन जाएगा, एक कैटायन बन जाएगा। समझ गए बात को? आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कितना एनर्जी जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ओके, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, ये टर्म इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगी। एब्जॉर्ब, ठीक है। देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको हम लोग बोले आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है। अब मान लो A प्लस गैसियस है, उससे मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, ओके। तो दूसरी इलेक्ट्रॉन जो मैं निकाला उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2, दूसरी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी। फिर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो A2 प्लस से निकालूंगा। A2 प्लस गैसियस से मैं और एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, तो दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी 3, A3 प्लस गैसियस। समझिए बात को, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुझे एक बात बताना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगा होगा कि तीसरी इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगा होगा? सर तीसरा निकालने में ज्यादा एनर्जी लगा होगा। पहले तो एक बात जान लो, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 इज पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का एनर्जी न्यूट्रल एटम से, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 इज दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का एनर्जी A प्लस से। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब ये मत समझ लेना कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होती है, ये दूसरी इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी 3 A2 प्लस से तीसरी इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी,
समझिए बात। आप बोल रहे हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी 3 क्यों ज्यादा है, कोई जवाब दे सकता है क्यों ज्यादा है? यस सर। क्या रीजन है बताओ? सर क्योंकि उस समय सर पॉजिटिव हो जाता है, तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है मतलब साइज छोटी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहा है तो मतलब साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। हम लोग पढ़े हैं ना, अब भी हम लोगों ने पढ़ा ये चीज के बारे में कि भैया जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना साइज छोटा होगा। तो साइज जब छोटा होने लगता है तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के उतने करीब होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के जितने करीब होने लगेंगे उतनी हाई अट्रैक्शन है, और जितनी हाई अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन को निकालना तो उतनी मुश्किल की कहानी है। समझिए बात को। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी और तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी से पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी से ज्यादा, ये दिमाग में रखना। और यू शुड कीप इन योर माइंड, इसको यदि हम लोग लिखते हैं ए गैसियस है, ठीक है ना, उससे हम लोग यदि इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो बनती है ए प्लस गैसियस, दैट इज कैटायन बनती है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं ज्यादा डिटेल्स में आज नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इश्यू और समथिंग, स्टूडेंट्स आर लीविंग आउट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा, इसको स्टार्ट से मैं पढ़ाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। Thank you, थैंक यू sir. सर।